आज के शो में सिंध हुकूमत की ट्रैक्टर स्कीम में 1.4 अरब रुपए की मुबैना बदउनवानी बेनकाब। महकमा एंटी करप्शन मुत्तहरिक, ट्रैक्टर स्कैंडल, मुलव्विस मुल्जिमान पर मुकदमात दर्ज। बजरिया जाली इनवॉइस, सब्सिडी में हेर फेर, महकमा ज़राअत को बड़ा नुकसान। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। मामला महकमा एंटी करप्शन का है, बल्कि मामला इससे पहले शुरू करें तो एग्रीकल्चर यील्ड का है, यानी काश्तकारों के हवाले से, ज़राअत के हवाले से, तरक्की देने के हवाले से शोबे को सिंध हुकूमत एक स्कीम लॉन्च करती है साल 2009 में, और ये 2009 से लेकर 2012 तक जारी रहती है। 3 साल पर मुहित इस स्कीम के दौरान ट्रैक्टर्स तकसीम किए जाते हैं एट अ सब्सिडी, यानी अगर आप 10,35,000 का ट्रैक्टर है तो 3 लाख सिंध हुकूमत की तरफ से पे किए जाते हैं, 7 लाख इस पर काश्तकार पे करता है जो ग्रोअर खरीदना चाहता है। 16 एकड़ जमीन की रिक्वायरमेंट एक रख दी जाती है, एक प्री रिक्विजिट के साथ ये स्कीम लॉन्च की जाती है। इसका मकसद तो इंतहाई अहम है, जिस तरह मैंने कहा कि एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़े, इस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर तरक्की करे, उसकी इनकम में इजाफा हो, जो बड़ा इंतहाई नेक नियत के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया गया। लेकिन जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सरकारी शोबों में बिलखुसूस कहीं भी जाएं आपको बदउनवानी नजर आ जाती है। इस वक्त मुबैना तौर पर आप कह रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अभी तक यह केस एफआईआर की सूरत में रजिस्टर हुआ है, कोर्ट से प्रूव होना है, मामला आगे बढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ेंगी, इन्वेस्टिगेशंस आर स्टिल इनकम्प्लीट। लेकिन एक एफआईआर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिस एफआईआर को दर्ज किया गया 4 मई 2017, यानी कुछ ही दिन कबल, जिस एफआईआर के अंदर 1-2 करोड़ नहीं, 5-10 करोड़ नहीं, 1.4 अरब रुपए यानी 1,407 मिलियन रुपीस की मुबैना बदउनवानी का इसमें इंकशाफ किया गया कि ट्रैक्टर्स के हवाले से, ये ट्रैक्टर्स जो महकमा सिंध, महकमा ज़राअत ने पेमेंट्स दी, ये बिल्कुल इसके अंदर सब्सिडी के अंदर हेरफेर हुई। 1-2 रुपए की हेरफेर नहीं, 1-2 करोड़ की हेरफेर नहीं, 1,407 मिलियन की हेरफेर हुई। इस एफआईआर को आप देख रहे हैं, जिसके अंदर 4 मुल्जिमान जिनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज होता है। इस एफआईआर में 3 डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, जिनका ताल्लुक, जिनका हैदराबाद लिखा गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैदराबाद, और एक कंपनी शहजाद ट्रेड लिंक जिसके सीईओ शहजाद रियाज, जिनके खिलाफ यह एफआईआर दर्ज होती है। 4 मई 2017 ये डेट आपको याद रखनी है, 4 मई 2017 को एफआईआर दर्ज होती है। ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की वो एफआईआर है जो दर्ज हुई है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। मामला होता किस तरह से है, थोड़ा इस तरफ आते हैं, क्योंकि ये फेक रिसीट्स जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट लिखता है अपनी एफआईआर के अंदर, और आगे चल के जब चालान दिखाऊंगा उसमें भी, वो कहते हैं फेक रिसीट्स बनाई गई। जो सेल्स रिसीट आप देख रहे हैं इस पर, इसमें इंजन नंबर, चेसिस नंबर और ट्रैक्टर कितने में खरीदा गया वो अमाउंट दर्ज है। ये चेसिस नंबर फेक था, ये फेक डमी ग्रोअर्स यानी डमी क्रिएट किए गए काश्तकार, उनको पेमेंट फेक रिसीट्स बनाई गई, उनको फेक डिलीवरी रिसीट्स दिखाई गई, और उस रिसीट की बुनियाद पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रकम ली गई, यानी 3 लाख रुपए सब्सिडी ली गई। इस तरह से, जिस तरह की आप ये एक रिसीट देख रहे हैं, 5,780 ट्रैक्टर्स, 5,780 ट्रैक्टर्स इस तरीके से फेक रिसीट्स के ऊपर इन पर सब्सिडी दी गई है। असल में किसी ग्रोअर को ट्रैक्टर नहीं मिला, 5,780 ट्रैक्टर किसी काश्तकार को नहीं मिले। ये सारे 5,780 ट्रैक्टर फेक रिसीट्स डमी ग्रोअर्स के नाम पर सब्सिडी विड्रॉ कराई गई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिंध से। हिसाब लगा लें आप, अगर एक ट्रैक्टर पर 3 लाख सब्सिडी, तो 5,780 ट्रैक्टर पर यह एफआईआर कहती है कि तकरीबन 1,407 मिलियन की रकम गबन की गई, एम्बेजलमेंट की गई। इसमें इल्जाम लगाया गया इन 4 शख्सियात पर कि इनकी मिली भगत के साथ ये करप्शन की गई, मिली भगत के साथ ये करप्शन की गई। ये सेल्स रिसीप्ट है जो आप सामने इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, और जिन सेल रिसीप्ट के जरिए मुबैना तौर पर ये धांधली हुई, मैं जिस तरह कह रहा हूं कि मुबैना तौर पर ये एफआईआर है,
इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीट, मामला कोर्ट में है, आगे क्या होगा इस केस के और भी बहुत से पहलू हैं जिन पर हम जरूर प्रोग्राम में रोशनी डालेंगे। लेकिन एक इंटरिम चालान आपको दिखाता जाऊं, ये वो चार्जशीट है जिस चार्जशीट में बताया गया कि 2 अशखास इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और जिसमें एक एहसन और एक आमिर जिनका नाम है, जिसके AR एंटरप्राइजेस के नाम से ये कंपनी भी बनाई गई थी जिसने ये सारे फेक रिसीट्स लिए थे। इस इंटरिम चालान में बताया गया जी 4 मुल्जिमान, जिस तरह मैंने बताया कि 3 तो डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर के, जिनमें इस वक्त अब्दुल कादिर एक का नाम है, अताउर रहमान एक का नाम है और एक का नाम शकील है, और एक शहजाद रियाज जो कि CEO हैं शहजाद ट्रेड लिंक के। और इसके अलावा 2 गिरफ्तारियों का जिक्र किया गया है, आमिर और एहसन, 2 गिरफ्तारियों का जिक्र किया गया है कि इन 2 अशखास को गिरफ्तार किया गया एंटी करप्शन की रेड के दौरान। अहम तरीन मामला है, अहम तरीन बदनवानी का मामला है जो आपके सामने बेनकाब कर रहे हैं। एंटी करप्शन की रिपोर्ट, एंटी करप्शन की FIR, इंटरिम चालान और सेल्स रिसीट आपके सामने रख दी है, जिनमें मुबैना तौर पर इन पर इल्जाम लगाया गया कि 1.4 अरब की बदनवानी इनकी तरफ से हुई है और जिसके जरिए सिंध में काश्तकार थे उनको असल में ट्रैक्टर नहीं मिला, ये सब्सिडी निकलवाई गई 3 लाख रुपए एक ट्रैक्टर पर, 5,780 ट्रैक्टर्स पर 1.4 अरब रुपए की। अहम तरीन करप्शन का मामला है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने अब तक क्या किया है और इस पर मौकिफ क्या है अक्यूज्ड का, ये भी हमने सवालनामा भेजा है, वो भी आपको दिखाएंगे। और क्या ये सियासी केस है, नैब ने इससे पहले इस केस पर क्या कार्रवाई की है, ये सारे अहम मामलात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मुंसलिक प्रोग्राम में बेनकाब होंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज कुछ अहम तरीन इंकशाफात, एंटी करप्शन की FIR, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का इंटरिम चालान, अहम तरीन केस 1.4 अरब का मामला मुबैना तौर पर बदनवानी का। मेरे साथ प्रोग्राम में साबिक DG नैब जनाब ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब जो कि पिल्डाट के सरबरा हैं ज्वाइन कर रहे हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर में कानूनी हवाले से भी बात करने के लिए कानूनी मुशीर नैब के साथ होंगे। मैं पहले मुसद्दिक अब्बासी साहब सर आपकी तरफ जाना चाहूंगा। ये सर एंटी करप्शन के मामला सारे सर ये नैब में 13 में मामला आता है और 2014 में नैब इंक्वायरी बंद कर देती है, एंटी करप्शन ये इंक्वायरी खोल देती है मई 2017 में। सर एक इंक्वायरी जो नैब बंद कर चुका है क्या एंटी करप्शन खोल सकता है उसको दोबारा? पहला तो ये सवाल है मेरा मुसद्दिक साहब। इसमें टेक्निकली देखा जाए जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये फेज़ 3 के अंदर जाके गपला हुआ है। अच्छा। पहले इनका फेज़ 1 और फेज़ 2 जो है वो किसी हद तक सही गया है। इनका फेज़ 3 जो इसके अंदर ये 5,780 ट्रैक्टर इन्वॉल्व थे, जिसमें सब्सिडी को बेच दिया गया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सब्सिडी जो है वो बेच के खाद ली गई और ट्रैक्टर्स फिज़िकली ऑन ग्राउंड नहीं गए। और इसमें टेक्निकली स्पीकिंग अगर चार्ज वही हो, अक्यूज़ वही हूँ, टाइम पीरियड वही हो, तो डेफिनेटली एक दफ़ा केस अगर नैब ने बंद कर दिया इंक्वायरी के बाद, तो वो इन अक्यूज़ के हक में एक बहुत बड़ी एविडेंस बन जाएगी कोर्ट के अंदर अपना डिफेंस लेने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में केस इस तरह से नहीं है। ये केस अपनी नौइयत में डिफरेंट है, इसके अक्यूज़ डिफरेंट हैं, इसका टाइम पीरियड अलग है और इसके एलिगेशन डिफरेंट हैं। इसमें बैंक भी इन्वॉल्व है, इसमें डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है और इस पर डेफिनेटली कुछ ऐसे बाअसर लोग भी इन्वॉल्व हैं जिन्होंने अपने फ्रंटमैन्स के थ्रू इस पैसे को जो है वो इसमें बैंक इन्वॉल्व एम्बेजल किया है। सर मैं एक वजाहत आपसे लेता चलूं, बैंक इन्वॉल्व है किस तरीके से? ये जो सारे पे ऑर्डर्स बनाए गए जाली, ये एक ही बैंक अकाउंट के थ्रू कराची में उसकी एक ही ब्रांच से ये तमाम 1400 के करीब पे ऑर्डर्स पे किए गए हैं जो एंटी करप्शन का इंटरिम चालान कहता है। इसलिए बैंक इन्वॉल्व है, इसलिए आप कह रहे हैं एक प्राइवेट बैंक है जिसकी ब्रांच का जिक्र किया गया इसमें? जी बिल्कुल, बैंक इस पर डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा बिकॉज बैंक ने जितने भी ये क्लेमेंट्स थे सब्सिडी के, इनको वेरीफाई करना बैंक का काम था कि आया ये ट्रू क्लेमेंट्स हैं कि नहीं है। ये बैंक की जिम्मेदारी बनती है और इसमें बैंक डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा क्योंकि उन्होंने एक ही बैंक को यूज़ किया है। अगर 2-3 बैंक इस्तेमाल होते तो ये भी समझ आ जाती कि ठीक है
इसमें हो सकता है कोई ट्रांसपेरेंसी हो, लेकिन एक ही बैंक इन्वॉल्व हुआ हो, बैंक की इसमें कनाइवेंस भी डेफिनेटली होगी। तो ये केस ओपन एंड शट केस है। आई थिंक इसमें थोड़ा सा लंबा होगा, बिकॉज ये 5780 केसेस हैं एक्चुअली। हर एक फेक क्लेम को साबित करना होगा कि वाकई ये फेक है, इस जिसके अगेंस्ट ये पैसा लिया गया वो शख्स फेक है, एक्चुअल नहीं है। और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जिन लोगों के नाम पे ये पैसे निकलवाए गए वो एक्चुअली ऑन ग्राउंड तो हैं, लेकिन उनको ट्रैक्टर नहीं मिला, उनका आईडी कार्ड यूज़ किया गया, उनका नाम यूज़ किया गया। सर ये जो आप इस वक्त कह रहे हैं कि अक्यूज डिफरेंट है, सर्कमस्टांसेस और साल डिफरेंट है, इसमें अक्यूज हैं 4 इस पर जिनका नाम आ रहा है, और जिसके अंदर 3 एग्रीकल्चर के डायरेक्टर हैं और एक कंपनी है शहजाद ट्रेड लिंक जिसके सीईओ है जिनका नाम अक्यूज में रखा गया है। तो जो नैब ने 2013 में इंक्वायरी की थी, उस इंक्वायरी में क्या मुख्तलिफ शख्सियात शामिल थी इस अक्यूज की लिस्ट में, या यही अशखास थे और इल्ज़ाम यही था या अलग इल्ज़ाम था, क्या मामला था? नहीं, इसमें जो नैब का केस था, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट था, और ये केस ऑल टुगेदर डिफरेंट है, इसलिए डेफिनेटली स्टैंड करेगा। लेकिन मेरी अप्रीहेंशन ये है कि केस इतना बड़ा 1.5 अरब रुपया एक डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हो सकती खाने की। इसमें आई एम श्योर कि क्राइम्स ऊपर तक है, किकबैक्स ऊपर तक गई होंगी, और ये गवर्नमेंट के लेवल पे बड़े हाई प्रोफाइल लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, और उनकी किकबैक्स कैसे साबित करनी है ये एक एसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एसी एक झैली अदारा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, जो कि चीफ सेक्रेटरी के नीचे ऑपरेट करता है। तो मेरे नाकस राय में आई थिंक थ्रू दिस चैनल एंड और इस प्रोग्राम के तहत सेक्शन 18 के तहत इतना बड़ा मेगा केस नैब को चाहिए कि वो इसको ट्रांसफ़र कर ले, और नैब के पास ये पावर्स हैं कि एसी से केस ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मुसद्दिक साहब, नैब तो ऑलरेडी बंद कर चुका है इस केस को, तो इस केस को दोबारा नैब के पास वापस भेजना, फिर यानी इसी केस को, बेलारूस के ट्रैक्टर्स के केस को नैब बंद कर चुका है, कोर्ट में हियरिंग हुई, वहां नैब को ये कहा गया कि आप डॉक्यूमेंट जमा कराएं कि आपने वाकई में इस केस को बंद कर दिया था, वो डॉक्यूमेंट मांगा कोर्ट ने, तो फिर नैब को फिर देना ये केस, ये सही होगा? नहीं, जो नैब, हाँ ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नैब ने फाइनल केस नहीं किया, इंक्वायरी स्टेज पे इसको नैब ने कहीं बंद किया है, और वो इन्फॉर्मेशन इनिशियल थी जो कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की थी। अच्छा, ये अभी फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन अभी आ चुकी है, बिकॉज उस वक्त ये कंप्लीट स्कैम जो है वो सामने गालिबन इन्हें मटेरियलाइज नहीं था, तो इसलिए इनिशियल स्टेज में इसको बंद कर दिया गया। नैब अब भी उसके पास पावर्स हैं कि इसको ट्रांसफ़र कर सकता है, इसमें कोई वो दो राय नहीं हो सकती, बिकॉज इंक्वायरी स्टेज में है केस, नैब के पास पावर्स हैं, उनके पास एविडेंस नहीं होगी, उन्हें क्लोज कर दिया। अभी अगर सब्सटेंशियल एविडेंस आ चुकी है एंड वो रीजनेबल एविडेंस है जिस पे केस स्टैंड कर सकता है, तो नैब इसको अपने पास ट्रांसफर कर सकता है। साहब, आप किस तरह देखते हैं सर इस मामले को, जिस तरह एविडेंसेस की बात कर रहे हैं, ये हमने इस वक्त जब इस केस पे काम किया तो ये सेल्स रिसीट हमें इस वक्त हासिल हुई जिसके अंदर बाकायदा चेसिस नंबर और इंजन नंबर मौजूद था कि इस ग्रोअर को ये ट्रैक्टर अलॉट कर दिया गया है। लेकिन इसी चेसिस नंबर का अगर आप जाके एक्साइज डिपार्टमेंट से पता करें तो ये पता चलेगा कि सिंध में नहीं बल्कि पंजाब में ट्रैक्टर किसी और को बेच दिया गया है, और ये फेक रिसीट जो इस वक्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जमा करा दी गई है, जिसकी बुनियाद पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने प्रोसेस भी कर दिया अमाउंट। तो इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है अहमद बिलाल साहब इस पूरे मामले के अंदर, अगर ये जिस तरह से एंटी करप्शन ने एफआईआर दर्ज की और ये एविडेंसेस उनके पास हैं? अहमद बिलाल साहब जी, देखिए आपने शुरू में जो कहा था वाकई एक बहुत बड़ा केस है। 5600 के करीब या 6000 के करीब ट्रैक्टर्स इसके अंदर जो आने थे और जो हकीकतन उनका कोई ज़मीन पे कोई वजूद नहीं है, फिर इतनी बड़ी अमाउंट उसके अंदर इन्वॉल्व है। एक तवील अरसे से काम होता रहा है, इसके अंदर बहुत से इदारे, बैंक भी है, हुकूमती इदारे भी हैं, कुछ प्राइवेट पार्टियां भी हैं, बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। तो इस लिहाज से ये एक बहुत बड़ा केस है, और मेरे ख़्याल में पॉजिटिव नोट से बात का आगाज़ करना चाहिए। हम अक्सर हुकूमती इदारों की और इंसदाद रिश्वत सतानी के जो इदारे हैं उनको अमूमन हम बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, और वो जस्टिफाइड भी होता है बहुत सी वक्त पे। लेकिन इस वक्त मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ कि ये एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट या एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो सूबा सिंध का है, उसके लोगों ने किस तरह से इस केस को अनर्थ किया, इसको बेनकाब किया,
और इसके ख़िलाफ़ तहकीकात की और फिर इसका केस अब ये सामने लेके आए हैं। ये मेरे ख़्याल में जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े बाअसर लोग और बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होंगे, जैसे भी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे। तो उन सब लोगों की बाअसर लोगों के इन्वॉल्व होने के इम्कान के बावजूद इस एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने ये इतना बड़ा कदम उठाया है, तो मेरे ख़्याल में उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए। लेकिन सूरत हाल ये है, आपने अभी सवाल पूछा था, बिलअमूम ये होता है कि अगर कभी ऐसे केस या तो कभी दर्ज ही नहीं होते, दर्ज हो जाएं तो फिर इंक्वायरी स्टेज से आगे नहीं बढ़ते, इंक्वायरी से आगे बढ़ जाएं तो अदालतों के अंदर उसमें बहुत चुके बड़े बाअसर वकील, बड़े काबिल वकील इन लोगों को हासिल होते हैं जिन्होंने पैसे को घपले किए होते हैं, और हुकूमत का वकील बहुत कमज़ोर होता है, तो नतीजतन अदालत में भी ये केस बिलअमूम हार जाते हैं। तो मैं तो सिर्फ अब ये दुआ कर रहा हूँ कि ये केस किसी मंतकी अंजाम को पहुँचे। माजी के जो तजुर्बात हैं वो को बहुत अच्छी मिसालें नहीं बताते हमें कि ऐसे केस कहीं अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे हों, बहुत कम पहुँचे हैं। तो कन्विक्शंस हों, उन लोगों को सज़ा हो, ये बहुत एक मौजज़ाना काम होगा। तो मेरे ख्याल में ये हमारे पूरे निज़ाम के अंदर बहुत से कमज़ोर पहलू हैं, लेकिन इस पहलू की तहसीन की जानी चाहिए कि एसी ने इसको पकड़ लिया और इसको पेश कर दिया। अहमद साहब, आपने तारीफ की, ठीक है अहमद साहब, लेकिन इस केस को लेकर जिस तरह मैंने अभी मुसद्दिक साहब से पूछा था, इसको रिपोर्ट इस तरीके से किया जा रहा है कि एक केस जो नैब बंद कर चुकी थी, एंटी करप्शन ने उसको खोल दिया। तो मुसद्दिक साहब ने एक्सप्लेन किया है कि वो इंफॉर्मेशन फेज 1 और फेज 2 की थी, ये फेज 3 की है, इसमें ज्यादा डिटेल्स हैं और इल्जाम भी अलग है और अक्यूज भी शायद अलग हैं। लेकिन सर ये इस तरह से तासुर दिया जा रहा है कि नैब बंद कर चुका था, एंटी करप्शन ने खोला है, तो इसके पीछे कोई सियासी मकासद है, कोई इस तरह की बात की जा रही है। अहमद बिलाल साहब, मेरे ख्याल है इस पर थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए और कुछ हक़ाइक़ का पता चलाने के बाद ही इसके ऊपर कोई हतमी बात की जा सकती है। देखिए, ऐसे भी होता है कि आप एक स्टेज पे किसी केस के जो हक़ाइक़ मंजर आम पे होते हैं या जो चीज़ें दस्तयाब होती हैं उसकी बुनियाद पे आप इंक्वायरी को बाज़-औक़ात आगे नहीं चला सकते, और बाद में कुछ हक़ाइक़ सामने आ जाते हैं तो फिर आपको उसके इंक्वायरी को आगे बढ़ाने का मौका मिल जाता है। ये भी वजह हो सकती है, ये भी वजह हो सकती है कि ये केस ही ज़रा सा मुख्तलिफ हो, मुख्तलिफ फेज़ का हो, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम का हो, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा। और इस बात का भी इम्कान मौजूद है, अगरचे हमें हुस्न ज़न रखना चाहिए, इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि नैब ने गलती की हो और नैब के यहाँ भी कोई रॉन्ग डूइंग हुई हो कि ये चीज़ उस वक्त इंक्वायरी के स्टेज पे बंद हो गई और अब अचानक कुछ लोग जो हैं ज़्यादा एफिशिएंट सामने आए, उन्होंने इसको अनर्थ किया। लेकिन इसके बारे में कोई हतमी राय पैदा करने से पहले, कायम करने से पहले मेरे ख्याल में इसको मज़ीद तफसीलात को देख लेना चाहिए और उसकी बुनियाद पर कोई राय कायम करनी चाहिए। हम भी इस पर रिसर्च करेंगे, आप भी कीजिए, और मेरा ख्याल हक़ाइक़ को लोगों के सामने लाना चाहिए। बिल्कुल सही है अहमद साहब। लेकिन सर ये जो अभी आपने बात बड़ी अहम करी कि साबित मामला होता है या नहीं होता, ये इंटरिम चार्जशीट या इंटरिम चालान, ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब आप क्योंकि नैब में रहे हैं सर, ये पेश तो हो जाता है 462 अरब रुपए तक की करप्शन में पेश हो जाता है, रेफरेंस आ जाता है, ये जिस तरह एंटी करप्शन का चालान सामने आ जाता है, अदालत में साबित करना कितना, इस पर आपने इस पर्टिकुलर केस की बात करूं तो ये आसान या मुश्किल होना है कि ये ट्रैक्टर है, ये सेल्स रिसीट है, आपको लगता है कितना मुश्किल होगा इसकी प्रोसिक्यूशन या कितना आसान आपको लगता है एज ए प्रोसिक्यूटर अगर देखा जाए इस केस को? मुसद्दिक साहब, टेक्निकली नैब का केस और एसी के केस थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि एसी ने कोई भी केस होता है जब कागनिजेंस लेते हैं एफआईआर में तो 15 दिन के अंदर इंटरिम चालान पेश करना होता है, जबकि नैब का जो एनओ है वो एम्पावर्ड करता है कि यहाँ पे रेफरेंस 90 डेज़ के बाद जाके फाइल होता है। अगर किसी को आप अरेस्ट भी कर लें तो 90 डेज़ तक आपको कानून इजाज़त देता है कि उसको थारोली इन्वेस्टिगेट इंक्वायर करें और फिर आप जाके अपनी जो रेफरेंस होता है वो फाइल करते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है एसीई को कि विदिन 15 डेज दे हैव टू फाइल इंटरिम रेफरेंस, यू कैन कॉल इट अ रेफरेंस इन द कोर्ट। ये एक उनको डिसएडवांटेज होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह बिलाल साहब ने फरमाया कि ये बड़ी इनकरेजिंग बात है कि एसी ने इस मैटर को उठाया, लेकिन अगला मरहला जो है वो ज़्यादा मुश्किल है एसीई के लिए कि इस केस को आगे लेकर चलना और क्यों मुश्किल है? क्या वजह है अपने मंतकी जब तक नहीं, क्यों मुश्किल है आपको लगता है? अगर मरहला ऑब्वियसली जो
देखिए ऑब्वियसली जो मुश्किल इसलिए पेश आती है कि अगर आप एसी के जो ऑफिशियल्स हैं वो अगर आप देख लें तो ज़्यादातर डेपुटेशन में लोकल गवर्नमेंट के ही होते हैं, और जब वो एक कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर केस लेके जाता है एसी में थोड़ा आगे चलेगा, उसको कहीं वो कहीं पे आप पोस्ट कर देंगे या उसको कहीं से आउट कर देंगे, बिकॉज जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। नैब का सिर्फ ये एडवांटेज होता है कि वो एक फेडरल का अदारा है, उसका इन्फ्लुएंस लोकल गवर्नमेंट का नहीं चलता उसके ऊपर। तो इतना बड़ा केस जो है मेरे हिसाब से वो फेडरल का अदारा जो है उसको चलाना चाहिए। लेकिन ये बड़ी इनकरेजिंग बात है, सही है कि एसी ने इसका कॉग्निजेंस लिया और आके इसको जो टेक्निकली अगर आप इसमें बात करते हैं तो बैंक का जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक मटीरियल एविडेंस मौजूद है कि पैसा जो है वो वहाँ से निकाला गया। सही। अभी निकल के किस अकाउंट में गया, नो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जिस अकाउंट में गया होगा डेफिनेटली इतना बड़ी अमाउंट किसी एक अकाउंट में नहीं गई होगी, हो सकता है वो डिवाइड हो रही हो। फिर दूसरी बात ये है कि बिल ऑफ, अगर ये बाहर से आ रहे थे तो बिल ऑफ एंट्री होगी कस्टम्स के पास। अगर कस्टम के पास बिल ऑफ एंट्री नहीं है, अगर ट्रैक्टर बाहर से आया ही नहीं है, तो वहाँ पे एक स्ट्रेट अवे एस्टेब्लिश हो जाता है कि जनाब ये सारा मामला फेक है। फिर जो पैसा डिसबर्स हुआ है वो इंडिविजुअली एक एक आदमी को होना चाहिए बैंक से, क्योंकि ये 3 लाख की सब्सिडी है। अगर वो इस तरह नहीं हुआ और सब्सिडी कंप्लीट बैंक ने डिलीवर दे दी है किसी को, बिकॉज होना ये था कि एक पैसा देना था 7 लाख या जो भी अमाउंट थी फार्मर ने, और 3 लाख की डिपार्टमेंट ने क्लेम करनी थी सब्सिडी और उसको डिलीवर करना था ट्रैक्टर को। ये एक स्कीम इस तरह से थी। अभी सब्सिडी तो जो है वो क्लेम कर ली गई, लेकिन उसमें जितने भी लोग थे, ये 6000 के करीब हैं, उनके क्लेम बना दिए गए। अभी ये क्लेम टेक्निकली आपको साबित करने पड़ेंगे कोर्ट के अंदर, एक एक शख्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि जनाब ये मुझे ट्रैक्टर नहीं मिला, मेरे नाम को मिसयूज किया गया और मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है सर, मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ता हूं, क्योंकि आपने जो बातें अहम की है इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से, बिल ऑफ एंट्री की बात एक आपने की है, और दूसरी अहम तरीन बात आपने कहा है जी कि जो बैंक के साथ जो जिन जगहों पर ये गई है, हम आपके सामने आज मामला रख रहे हैं, एक अहम तरीन स्कैम रख रहे हैं जिसमें 3 लाख रुपए की सब्सिडी एक ट्रैक्टर पे मिलनी थी। 5780 ट्रैक्टर मुबैना तौर पर एफआईआर के मुताबिक ये 5780 ट्रैक्टर्स 1.4 अरब रुपए की सब्सिडी, इस पर गबन हुआ, माली बदनवानी हुई, हम बेनकाब कर रहे हैं। और इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम इंकशाफात, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां बेनकाब में अहम तरीन मामला जिसका ताल्लुक एग्रीकल्चर यील्ड से था, जिसका ताल्लुक काश्तकारों की बहाली, काश्तकारों की खुशहाली से था। काश्तकारों को ट्रैक्टर्स देने के हवाले से स्कीम, जिसमें काश्तकारों को तो ट्रैक्टर नहीं मिला, ट्रैक्टर की रसीद पर उनका नाम जरूर था, लेकिन वो ट्रैक्टर उन तक पहुंचा नहीं। ये ट्रैक्टर की रसीद पहुंची एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और जिस रसीद की बुनियाद पर 3 लाख रुपए एक ट्रैक्टर पर सब्सिडी क्लेम की गई फ्रॉम द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इस तरीके से एक नहीं, 2 नहीं, 5780 ट्रैक्टर्स की रसीदें पेश की गई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। यह सब कुछ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट खुद कहता है, और इस चालान के अंदर लिखता है कि 5780 ट्रैक्टर्स की रसीदों के एवज 1407 मिलियन रुपए के इस पर फ्रॉड हुआ। मुबैना तौर पर यह पूरी एम्बेजलमेंट हुई, जिसके अंदर सब्सिडी जो थी हुकूमत सिंध की उसके साथ गबन किया गया, जिसके अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 3 डायरेक्टर्स और एक बिजनेसमैन का नाम नॉमिनेट किया गया एफआईआर में, जिसका नाम शहजाद रियाज है। खैर, मैं इस वक्त इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हमने एक सवालनामा भी भेजा है इस वक्त शहजाद रियाज साहब को, जो उनकी कंपनी है, और ये प्लेटफॉर्म हाजिर है इस वक्त इन जवाबात के लिए। हमने ये बाकायदा सवालनामा लिख के भेजा है ताकि जो हकायक उनके पास हैं, जो उनकी साइड ऑफ द स्टोरी है, वो इस वक्त हम जान सकें। ये सवालात हैं बिल्कुल, और ये प्लेटफॉर्म हाजिर है।
दूसरी बात, ये खत हमें इस वक्त एक मिला है जिसमें जो डीजी रेंजर्स को शहजाद रियाज साहब खत लिखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उनको टारगेट किया गया एंटी करप्शन की तरफ से, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं हाई प्रोफाइल जो उनका कारोबार फ्लरिश ना कर सके या उनके कारोबार को टारगेट करना चाहते हैं। ये भी दिखाना जरूरी है कि उनका ये मौकिफ है जो इस केस के हवाले से अब तक हमारे साथ हाथ लगा, जो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अहम तरीन मामला है ये, हम जानना चाहते हैं कि 1.4 अरब रुपए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की FIR कहती है, ये रकम किधर गई, ये पैसा किधर गया, ये हुआ तो कैसे हुआ। 5000 ट्रैक्टर्स लोगों को नहीं मिले, गरीब किसानों को नहीं मिले, ये मिले किसको बेचे गए, कितने रुपए हुई, ये सारे मामला हैं। मेरे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं, पिल्डाट के सरबराह हैं और इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। मुसद्दिक अब्बासी साहब, ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब, आप नैब के साबिक DG रहे, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। सर मैं अहमद बिलाल साहब आपसे पूछना चाहूंगा, सर ये जो एक लेटर है इस पर DG रेंजर्स को, इस पर क्या कहेंगे? कहते हैं जी 30 अफराद ने मेरे घर पर रेड करी और ये जो है इस पर सियासी बुनियाद पर किया गया, मेरा बिजनेस खत्म करने की कोशिश। एक तरफ एंटी करप्शन की FIR है। अहमद बिलाल साहब, व्हाट इज योर से ऑन दिस? देखिए, ये महज़ब माशरों का असूल तो यही होता है कि जब तक कोई शख्स मुजरिम साबित ना हो जाए उसको मुजरिम नहीं समझा जाता, उसको बेकसूर समझा जाता है। बिल्कुल, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्यूज़ कह सकते हैं कि ये मुलजिम है और उनके ख़िलाफ़ तहकीकात होनी चाहिए, केस चलना चाहिए। तो अगर उन्होंने शिकायत की है तो जिस तरह से इस केस का जो ACE ने FIR काटी है, इसका जिस तरह से बिल्कुल बेलाग तरीके के साथ और गैर जानबदारी के साथ और बड़ी स्ट्रिक्टली जिसकी तहकीक होनी चाहिए, इसी तरह इनकी अगर शिकायत है तो उसका भी इंसाफ मिलना चाहिए और उसको भी जायज़ा लेना चाहिए कि क्या वाकई उनके साथ कुछ ज़्यादती तो नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल में इंसाफ का तकाजा तो ये है कि पूरी चीज़ को उसकी तमाम जुज़ियात के साथ देखा जाए और किसी बैरूनी उनसर को या किसी इन्फ्लुएंस को या किसी ताकतवर आदमी के असरात को इसके ऊपर हावी ना होने दिया जाए और इसका फ़ैसला मेरिट के ऊपर हो। ये दुआ है और ख्वाहिश है कि ये मौजज़ा हो जाए। अमूमन यहाँ होता नहीं है। अमूमन किसी न किसी मौके पे ताकतवर उनसर जो हैं वो ही गालिब आ जाते हैं और उनके कहने के ऊपर चीज़ें उन्हीं के मुआफ़िक का रुख इख्तियार कर लेती हैं। तो अब ये मीडिया का काम है, सिविल सोसाइटी का काम है, इसको मॉनिटर करे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में मदद करे। लेकिन इस वक्त तक तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही बताता है कि इंसाफ का हसूल है बड़ा मुश्किल। सही है सर, लेकिन आपने जिस तरह कहा कि अक्यूज, लेकिन सर जब करप्शन केसेस में, मैं इस पर्टिकुलर केस को साइड पे रखते हुए, इन पर्टिकुलर जब भी होता है सर रेड, मुसद्दिक अब्बासी साहब क्या जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं इस पर, ये कहते हैं 30 अफराद DHA फेज 7 कराची में इनके घर पर आए, उन्होंने रेड करी। सर ये 30 अफराद 2 शख्स को गिरफ्तार गए जो इंटरिम चालान में जिनके नाम लिखे हुए आमिर और एहसन, और ये AR इंटरप्राइजेस जो एक कंपनी बनाई गई, ये भी इस आमिर जो बकौल एंटी करप्शन के इंटरिम चालान के मुताबिक है, AR इंटरप्राइजेस बनाई गई इसी शख्स के नाम के ऊपर। तो और ये कहा गया कि ये रिकॉर्ड को टेम्पर कर रहे थे, रिकॉर्ड को मिटा रहे थे, टेम्पर कर रहे थे। मुसद्दिक साहब, ये रेड्स नॉर्मली इसी तरह होती हैं 30 अफराद और ये इसी तरह से होता है मामला, या मुख्तलिफ अंदाज में आपको लगता है ये जिस तरह ये लिखा गया साउंड कर रहे हैं आपको? आई थिंक रेड अगर घर पे हुआ है तो लॉ इज़ वेरी क्लियर कि चादर और चारदीवारी को एहतराम करते हुए या तो जुडिशल प्रोसेस के अंदर मजिस्ट्रेट को साथ रखा गया होगा और डेफिनेटली AC के जो मजिस्ट्रेट होंगे उनसे बाकायदा परमिशन ली गई होगी, जज साहब ने इसकी इजाज़त दी होगी, उन्होंने पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से वो कंप्लीट एविडेंस देखी होगी और जब एविडेंस ने देखी होगी उन्होंने कहा होगा ठीक है ये इस काबिल है कि एविडेंस इतनी है और ये जो एलिज्ड पर्सन है ही हैज़ टू बी इंटरोगेटेड। तो जब किसी महकमे को इंटरोगेशन के लिए बंदा चाहिए होता है, कोई मुलज़म चाहिए होता है एलिज्ड पर्सन, तो वो फिर एक प्रोविज़न है इन्वेस्टिगेटर के पास कि वो रेड करता है। लेकिन जो तरीक़ाकार है कि किसी घर पे जाके इस तरह से रेड करना और उसको अरेस्ट करना, वो तभी होता है कि आप किसी को कॉल करते हैं टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और वो रिफ्यूज़ कर देता है या वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करता, तो उस सूरत में उसको अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन इंक्वायर किया जाता है। ये आई थिंक मैन्युफैक्चरर हैं या कंपनी के मालिक हैं, ये डीलर, और इनको अगर इन्वॉल्व बेलारूस ट्रैक्टर्स के यहाँ पे डीलर हुए ना ये जी। जी हाँ, आज बेलारूस के बिल्कुल सही है। अगर ये डीलर हैं तो अगर या तो इनके नाम के ऊपर अगर फेक चीज़ें बनाई गई हैं तो वो ये फिर कोर्ट में साबित हो जाएगा, इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये उसमें इन्वॉल्व हैं और बीइंग द सोल एजेंट उन्होंने उसके ऊपर डेफिनेटली
उन्होंने देखा होगा इनके सिग्नेचर होंगे, इनकी कंपनी का लेटर हेड होगा, तो एक एविडेंस मौजूद होगी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास, तब ही उन्होंने जाके इनको रेड करके अरेस्ट किया होगा। क्योंकि ये चीज़ ऐसी बाउंस कर जाए वापस, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए कोर्ट में फिर खड़ा होना और केस को लेकर चलना किसी गलत अच्छा, अभी आपने सर, आप दोनों अफराद ने, आप दोनों मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट ने एंटी करप्शन के बारे में पॉजिटिव अल्फाज कहे हैं। इस्मत अहमद बिलाल साहब, आप तो एक रिपोर्ट ही बनाते हैं गवर्नेंस के ऊपर, पिल्डैट, तो सर ये वाकई में क्या, अगर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट मुतहर्रिक होता है सूबा सिंध में जिस तरह ये केस है, और अगर ये इंसाफ की बुनियाद पर मंतकी अंजाम तक पहुंचता है, तो आपकी जो रेटिंग्स होती हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए, उनकी गवर्नेंस के लिहाज से, बिलखुसूस करप्शन का परसेप्शन के लिहाज से, विल इट चेंज, उसमें कोई चेंज आएगा अहमद बिलाल साहब? जी बिल्कुल आ सकता है। देखिए, एक आध को आइसोलेटेड केस है तो उसकी बुनियाद पे तो कोई बहुत बड़ी तब्दीली शायद आला मुमकिन ना हो, लेकिन अगर आपको इस पर एक पैटर्न नज़र आता है और ये देखते हैं कि एक तसलसल के साथ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो यकीनन फिर उस हुकूमत की, उस महकमे की रेटिंग बेहतर होती है और उसके बाकायदा उसका एतराफ़ भी किया जाता है, रिपोर्ट उस पर शो भी होती है। माजी में भी ऐसे होता रहा है कि मुख्तलिफ महकमे और मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों की रेटिंग बदलती रही हैं, इस वजह से कि उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। तो इसकी भी कारकर्दगी को मेरे ख्याल रिफ्लेक्ट होगा अगली रिपोर्ट में। अल्लाह करे कि कंसिस्टेंटली इस किस्म के जो मामलात हैं उसी तरह से होते रहें जिस तरह से इनको होना चाहिए, और एक आइसोलेटेड केस साबित नहीं होता, और ये अल्लाह करे किसी मंतकी अंजाम को भी पहुँचे। इसमें मैं एक और पॉइंट आउट कर दूँ, देखिए एक और फ़र्क है बड़ा जो नैब के लॉ में, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में, और ये एंटी करप्शन के लॉ में, वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें ये लोग जो एक्यूज़ड हैं, इनके अगर वसाइल और इनके पास जो इस वक्त इनके एसेट्स हैं वो एक नज़र आते हैं कि इनकी जो जायज़ आमदनी है उसके निस्बतन वो बहुत डिस्प्रपोर्शनेटली बहुत हाई हैं, तो फिर इनको सफाई देने की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाएगी। तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के तहत अगर इनके ऊपर मुकदमा बनेगा, ये मुसद्दक अब्बासी साहब इसको ज़्यादा बेहतर एलाबोरेट कर सकें, तो उसमें एक एडवांटेज होता है नैब लॉ के तहत। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो बहरहाल देखने वाली है कि आइंदा क्या होगा और कैसे इसको लेके चला जाए। इसमें सर ये जो इस वक्त लिखा हुआ है कि द इन्वेस्टिगेशन इज इनकम्प्लीट, मुसद्दिक साहब मैं ये चालान इस वक्त इंटरिम चालान आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। स्टेटमेंट्स ऑफ कंसर्न ऑफिसर्स, ऑफिशियल ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज आर टू बी रिकॉर्डेड। तो मुसद्दिक साहब ये जो दायरा कार है इस इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश का, वो किधर तक जा सकता है, और क्या अक्यूज को ईसीएल में डाला जा सकता है? एंटी करप्शन भी कर सकते हैं क्या इस वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री को वफाकी लिखे? किस तरह से ऐसा हो सकता है कि अक्यूज ना जा सके मुल्क से? ऐसा क्या एंटी करप्शन की प्रैक्टिस में आता है मुसद्दिक साहब? जी हाँ, इसमें एंटी करप्शन लिखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को ही, और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जो है वो ईसीएल पे लोगों को डालता है। ये पावर सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास है, और इसमें पुलिस भी डाल सकती है अपने जो अक्यूज़ होते हैं, नैब भी डालती है, और एसी भी डाल सकती है, एएनएफ भी डालती है। जिस अक्यूज़ की मतलब जस्टिफिकेशन देनी होती है, अगर वो मेगा केस है उसमें वो इन्वॉल्व है और चांसेस हैं उसके मुल्क से भाग जाने के, चले जाने के, और उसमें इन्वेस्टिगेशन इफेक्ट कर सकती है, तो उसमें वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को केस जो है वो पुटअप किया जा सकता है, और वो दे हैव द पावर्स टू पुट देम ऑन ईसीएल। और ईसीएल पे इनको डेफिनेटली इन लोगों को डालना चाहिए, बिकॉज ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका होता है कि लोग पैसा साइफन करके बाहर दुबई में अब्रॉड ले जाते हैं, फिर यहाँ से वो एब्सकॉन्ड कर जाते हैं, और जब पॉलिटिकल हालात ठीक हो जाए तो फिर वापस आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक साहब। और मैं लास्टली एक चीज़ मुझे और बता दें दायरा कार के बारे में कि सर दायरा कार मैंने पूछा, इसमें लिखा हुआ है कि दायरा कार इन्वेस्टिगेशन होगी एग्रीकल्चर और एक्साइज एंड टैक्सेशन, यहीं तक बात जाएगी या आगे भी बढ़ेगी, या फिर ये इसकी लिमिट है यहाँ तक? नहीं, इसमें जब आप बैंक की ट्रांजैक्शंस जो है ना, मनी ट्रेल जो है ना, वो एस्टेब्लिश करेगा कि पैसा का फ्लो कहाँ कहाँ पे गया है, कौन कौन से अकाउंट्स इसके जो है बेनिफिशियरी हैं, बैंक से किधर पैसा गया, कहाँ पे गया, और इन डायरेक्टर्स के अकाउंट में अगर पैसा जाता है तो किस टाइम फ्रेम में जाता है, और यहाँ से निकल के मनी ट्रेल कहाँ पे जाती है, तो पॉइंटेशन जाएगी कहीं और भी, जो कि बहुत शुक्रिया मुसद्दिक साहब। मैं इस वक्त आपका शुक्रिया अदा करते हुए अहमद महबूब साहब का भी, क्योंकि अहम तरीन मामला और इसमें स्पेकुलेशन का भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए किसी को, जिस तरह अहमद बिलाल साहब ने कहा कि यहाँ पर बैठकर अक्यूज्ड इस पर है, वो ही इज़ नॉट बीन प्रूवन गिल्टी,
एफआईआर है, इंटरिम चालान है, इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, इंटरिम चालान क्या कहता है, एंटी करप्शन क्या कहता है। बहुत बड़ा मामला, 1.4 अरब रुपए मुबैना तौर पर एम्बेजलमेंट हुई। सब्सिडी के नाम पर जो ट्रैक्टर्स दिए जाने थे वहां पर